हमने सेकंड चैप्टर के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लिए हैं, अब हम करने जा रहे हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो 2 मार्क्स के मैं आपको टोटल 5 क्वेश्चन कराने वाला हूं। यहां पे आप लोगों को यह ध्यान देना है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं सेकंड चैप्टर में और उसके अंदर कितना कंटेंट लिखना है। एनर्जी बनाओ, एनर्जी नहीं बनाओगे तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। अभी पहला जो क्वेश्चन है वो क्या आपसे पूछ रहा है उसको जानो। एक्सप्लेन टेलर डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी। ये जो क्वेश्चन है आपको क्या पूछ रहा है कि टेलर सर जो हैं उन्होंने वेज रेट की डिफरेंट जो स्टडी दी है उसको हमको समझाओ। तो यहां पे पहली लाइन क्या लिखी है, डिफरेंशियल वेज रेट मींस वेज आर गिवन बेस्ड ऑन टाइम एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। इसको समझाने के लिए मैं आपको बहुत आसान सा एग्जांपल देता हूं कि एक इंसान अगर 5 घंटा काम कर रहा है तो आप उसको 100 रुपए सैलरी दो। अगर एक इंसान 8 घंटा काम कर रहा है तो उसको 150 रुपए सैलरी दो। तो ये हो गई टाइम के ऊपर से उसकी वेजिस और सैलरी। अगर एक इंसान 1 घंटे में 10 शूज बना रहा है तो उसको 100 रुपए दो। अगर एक इंसान 1 घंटे में 15 शूज बना रहा है तो उसको 150 रुपए दे दो। क्लियर है। तो टाइम और एफिशिएंसी काबिलियत के हिसाब से लोगों को वेजेस देना चाहिए, ये हमें टेलर साहब ने समझाया। अभी हमको ये सुन के बहुत आसान लग रहा है कि भैया ये क्या फुद्दू सी बात बोली थी, बट सोचो पहले ऐसा नहीं होता था। उन्होंने कितना दिमाग लगाया होगा कि एक इंसान अगर ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा पैसा देंगे, अगर एक इंसान ज्यादा एफिशिएंट है काबिल है तो ज्यादा पैसा दो। आगे देखो, वर्कर विद हायर एफिशिएंसी शुड गेट हायर वेजेस। एक इंसान अगर काबिल है उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। ये जो लाइन लिखी है मैंने आपके आंसर को बड़ा करने के लिए लिखी है। सिमिलरली वर्कर विद लो एफिशिएंसी गेट लो वेजेस, आंसर को बड़ा करने के लिए लिखा है। बाय गिविंग एक्स्ट्रा वेजेस एफिशिएंट वर्कर गेट मोटिवेटेड, है ना। एक काबिल इंसान है, वो अच्छा काम कर रहा है, उसको आप ज्यादा पैसे दोगे वो मोटिवेटेड रहेगा। एक इंसान ज्यादा देर तक काम कर रहा है उसको ज्यादा पैसे दोगे तो वो मोटिवेटेड रहेगा। ये हमें टेलर साहब ने सिखाया। टेलर ट्राई टू एनकरेज एम्प्लॉय थ्रू दिस थियरी। टेलर साहब ने इस थियरी के थ्रू एम्प्लॉयज को क्या किया, एनकरेज किया, मोटिवेट किया। देखो मैंने कितने आसान लैंग्वेज में आपका आंसर लिखा हुआ है, तो ध्यान से सुनना, आपको गारंटी देता हूं कि आपको सारे आंसर अभी याद हो जाएंगे। अब दूसरा सवाल क्या है, गिव साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताना है। बहुत इजी इजी चीजें हम यहाँ पे लेके आए हैं। अकॉर्डिंग टू एफ.डब्ल्यू. टेलर, नाम याद रखो किसके, एफ.डब्ल्यू. टेलर। अभी देखो जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो ना तो थोड़ी चीजें यहाँ पे ध्यान लगाओ, आपको यहाँ से एमसीक्यू निकल जाएगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया होगा, एफ.डब्ल्यू. टेलर। क्या मैंने बोला कि जो क्वेश्चन पढ़ रहे वहां से एमसीक्यू का फायदा दे देता हूं आपको। साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन लेके आया होगा, एफ.डब्ल्यू. टेलर। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली, ये पहला कीवर्ड है, व्हाट यू वांट मैन टू डू, व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड देन सीइंग टू इट दे डू इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। अभी देखो आसान भाषा में समझाता हूं कि कोई भी मैनेजर या मालिक है उसको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि आपका जो इंसान है, जो एम्प्लॉय है, वो क्या करना चाहता है। अब वो क्या करना चाहता है, उसको आपने काम दे दिया, अब आपको उसको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो काम कर रहा है वो बेस्ट और चीपेस्ट वे में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसी प्रिंसिपल को बोला जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। सपोज करो आप एक मैनेजर हो और आप पहले ये जानोगे, क्या जानोगे कि आपका जो एम्प्लॉय है वो क्या कर सकता है। अब आपने उसको काम दे दिया, अब आप जाके उसको देखो कि वो जो काम उसको मिला है वो बेस्ट और सस्ते तरीके से हमको करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसी प्रिंसिपल को, इसी मैनेजमेंट को बोला जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। कोई भी इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। ईच वर्कर शुड गिव वर्क अकॉर्डिंग टू मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी। यहां पे मैं ना आपको स्पोर्ट्स से एक आइडिया देता हूं। सपोज करो एक बच्चा है जो कबड्डी अच्छा खेलता है, आप उसको क्रिकेट में डाल दोगे तो वो बेचारा अच्छा नहीं खेल पाएगा। और एक बच्चा है जो क्रिकेट अच्छा खेलता है, उसको आप कबड्डी में डाल दोगे तो वो अच्छा नहीं खेल पाएगा। तो हमको टेलर साहब ने ये बोला कि हर वर्कर को जो काम है आप उसकी बुद्धि और ताकत के हिसाब से बांटो तो वो काम अच्छा करके देगा। थ्रू दिस वेस्टेज एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर रिड्यूस एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। इससे क्या होगा कि बिजनेस के अंदर वेस्टेज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी बनाने का दाम नीचे गिर जाएगा और एक इंसान की काबिलियत निकल के आएगी कि उसको जो काम आता था वही मिला तो वो अच्छे से कर पाएगा, एफिशिएंटली कर पाएगा। एफिशिएंट वर्कर शुड पेड मोर वेजेस। ये लाइन मैंने आपको यहाँ पे आंसर को बड़ा करने के लिए आसान सा डाल दिया कि जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। थोड़ा सा एनर्जी में रहो, पक्का आपको समझ में आएगा। तीसरा, व्हाट इज रूल ऑफ थंब। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज रूल ऑफ थंब। वर्कर वर आस्क्ड टू वर्क यूजिंग ट्रेडिशनल
रूल ऑफ थंब। आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा। देयर इज नो वॉइस ऑफ वर्कर, यहां पे वर्कर की कुछ सुनी नहीं जाती है। देयर इज मोर डोमिनेंस ऑफ द ओनर, सबसे ज्यादा यहां पे चलती है तो किसकी चलती है? मालिक की चलती है। वर्कर वर आस्क्ड टू डू वर्क अकॉर्डिंग टू द ओनर ओनली, जो मालिक ने बोला है उसी के हिसाब से काम होगा। रूल ऑफ थंब मींस डिसीजन टेकन बाय मैनेजर बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, कोई भी साइंटिफिक तरीका नहीं लगाना है, कोई भी लॉजिकल डिसीजंस नहीं लेने हैं। मैनेजर ने जो अपने पास्ट में एक्सपीरियंस गेन किया है उसी के हिसाब से काम करना है। मैनेजर ने बोला है कि ऐसे होगा तो ऐसे होगा, भले उस चीज से लॉस होने वाला है बट आपको करना पड़ेगा। In the rule of thumb, F.W. Taylor challenged the traditional method and started developing his new process. F.W. Taylor ने इस रूल ऑफ थंब को चैलेंज किया और नए तरीके का मेथड निकाला। अब आप बोलोगे कि भैया आपने ऐसे पढ़ा दिया, हमको कुछ मजा नहीं आया। ठीक है, मैं ट्राई करता हूं। सपोज करो आप घर में हो और मम्मी पापा हैं, तो मम्मी पापा को आप समझो कि वो अपने बिजनेस के मालिक हैं और हम वर्कर हैं। तो आप ऑब्जर्व करना कि घर में हमारी कोई वॉइस होती है? नहीं। मम्मी पापा का ही डोमिनेंस होता है? बोलोगे हाँ। वर्कर वर आस्क्ड, मतलब मम्मी पापा ने जो बोला है उनके हिसाब से ही काम करना पड़ता है? बोलोगे हाँ। उसके बाद रूल ऑफ थंब मींस डिसीजन टेकन बाय द मैनेजर बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। अब मम्मी पापा ने बोला कि अच्छा तुझे बहुत पता चल गया है, 2 क्लास पढ़ लिया है तो हमसे ज्यादा पता चल गया है, हमने बोला है ना ये ऐसे होगा तो ऐसे होगा। तो मम्मी पापा के एक्सपीरियंस के ऊपर से हमको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। उसके बाद F.W. टेलर, आप अपने लोगों को समझो कि हम लोग F.W. टेलर है, हमने ये ट्रेडिशनल मेथड को चैलेंज करके नया प्रोसेस बनाया। बात अलग है कि मम्मी पापा से हमको चप्पल मार पड़ेगी। आप अपने आप को क्या समझो? F.W. टेलर, और F.W. टेलर बनो कि हमने इस ट्रेडिशनल वे को बदल दिया। बट असली दुनिया में मम्मी पापा से मार पड़ेगी मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिट ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड है क्वेश्चन, यहां पे गलती से टाइप हो गया है। अगर इसको हम पढ़ेंगे तो यहां पे देखो, इन द यूनिटी ऑफ कमांड द एम्प्लॉय वुड ओनली फॉलो ऑर्डर ऑफ वन सुपीरियर। एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस से ऑर्डर लेना चाहिए, यहां पे ये पता चला हमें। द एम्प्लॉय वुड नॉट फॉलो ऑर्डर ऑफ मोर देन वन बॉस, एक से ज्यादा बॉस से एक एम्प्लॉय को ऑर्डर लेने की कोई जरूरत नहीं है। द पीपल वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू वन पर्सन, आपको जिसने ऑर्डर दिया है आप उसको ही जाके अपना काम सबमिट करोगे। ये आपको यूनिटी ऑफ कमांड सिखा रही है। ड्यू टू दिस नो कंफ्यूजन अराइज। अब इससे होगा क्या? देखो इसको ना बहुत आसानी से समझो कि सपोज करो हमारे घर में पूजा है। अब पूजा में कैसा होगा कि मम्मी पापा दोनों काम कर रहे होंगे, तो बहुत सारे काम जो होंगे वो पूजा है घर के अंदर का है तो मम्मी के हाथ में होंगे। तो हम लोगों को सारा जो काम है मम्मी से लेना चाहिए, मतलब हमको ऑर्डर किससे लेना चाहिए? मम्मी से। जब हम वो काम पूरा कर लेंगे तो जाके मम्मी को बताना चाहिए कि मम्मी हमने ये काम पूरा कर दिया। तो यूनिटी ऑफ कमांड ऐसा बोल रहा है कि आपके पास एक ही बॉस होना चाहिए जिससे आपको काम मिले और आप उसको जाके अपना काम सबमिट करो। इससे क्या होगा? कंफ्यूजन अराइज नहीं होगा। वरना पूजा स्टार्ट होने वाली होगी, पापा पूछ रहे होंगे कि अभी वो जो सामान मैंने मंगाया था पूजा के लिए वो कहां पहुंचा? तो मम्मी बोले कि हाँ ले आए हैं ये लोग, वहां पे रखे हैं, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी ये लोग आपको दे देंगे। तो कंफ्यूजन नहीं अराइज हुई कि किसको क्या काम, किसको बताना था जाके, किसको नहीं बताना था। मम्मी को सब कुछ पता है कि सारा सामान आ चुका है, जब पूजा चालू होगी सब कुछ मिल जाएगा। ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टुवर्ड्स द वन सुपीरियर। अब पूजा की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? मम्मी के ऊपर, क्योंकि हमने काम मम्मी से लिया, मम्मी को ही जाके काम सबमिट कर रहे हैं। पापा बेचारे अभी पूजा में बैठेंगे, उनको डिस्टर्ब नहीं होने देना है। अब अगला जो क्वेश्चन है, इनटू विच 6 पार्ट डिड हेनरी फ्योल, देखना हेनरी फ्योल को बोल रहा हूं, डिवाइड हिज एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी। हेनरी फ्योल ने कितने पार्ट में एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी को डिवाइड किया है, ये आपका क्वेश्चन है। तो हेनरी फ्योल ने 6 पार्ट में किसको डिवाइड किया है? एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी को। कौन कौन से हैं? टेक्निकल एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, सेफ्टी एक्टिविटी, अकाउंटिंग एक्टिविटी और मैनेजमेंट एक्टिविटी। आप इतना भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा क्योंकि यही राइट आंसर है। तो हेनरी फ्योल ने टोटल 6 पार्ट में एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी को डिवाइड किया है। एक है टेक्निकल एक्टिविटी, दूसरा है कमर्शियल, तीसरा है फाइनेंशियल, चौथा है सेफ्टी, पांचवा है अकाउंटिंग, छठा है मैनेजमेंट। अब यहाँ पे मैंने 2 लाइन लिखी हुई है, ये मैंने इसीलिए लिख दी ताकि आपको एमसीक्यू में भी काम आ जाएगा और आंसर थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, जिससे आपको इजीली कोई भी 2 मार्क्स दे देगा। In this 6 part, Henry Fayol divided administrative principle of the industrial unit. ये जो 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इस थियरी का नाम क्या है? द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट। क्या नाम है? द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट। नीचे वाली लाइन देखो, ही प्रेजेंटेड दिस इन द बुक इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। ये जो थियरी है, कौन सी थियरी? द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट। किस बुक में लिखा गया है? इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट में।
क्लियर है आपको? तो मैंने ये जो 2 लाइन डाली वहां से आपको एमसीक्यू के लिए भी आंसर मिल गया। तो यहाँ पे आपको मैंने 5 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करना, मैं इससे भी इजी तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा।